नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज का भी हमारा वही क्रम जारी रहने वाला है जो होगा व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो क्या है व्यापार वाणिज्य, ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे क्या व्यापार होता था वहाँ पर, कैसे व्यापार करते थे, क्या प्रमाण है और क्या इसे सिद्ध हो पाया है कि वो लोग व्यापार करते थे, कहाँ से करते थे। ठीक है, सो शुरू किया जाए। अच्छा, आज का एक हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है आज का कोट ले लेते हैं। कोट मीन्स आज का मोटिवेशन है। मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि भाई ये आपका एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। ऐसे आपने देखा होगा कि जब वो वीर रस वाली जब कविताएं लोग गाते हैं तो उसमें होता क्या है कि लोगों के अंदर एक अलग सा जोश जग जाता है। तो शुरू करने से पहले एक कोट ले लेता हूँ मैं। थॉमस करके एक व्यक्ति हैं, उनका कोट बहुत फेमस कोट है, एवरी लॉक हैज़ अ की। थॉमस करके एक्चुअली मैं नॉन लिख देता हूँ, मेरा पूरा नाम पता नहीं है उनका। ठीक है, तो मैंने पढ़ा था इनका एक बहुत पहले पढ़ा था ये कोट, एवरी लॉक हैज़ अ की। ये भी आप ये पूछेंगे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बहुत लोग सोच रहे होंगे। इसका हिंदी में मतलब बता दूं तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि हर ताले की चाबी होती है। अच्छा, तो अब कुछ लोग कहेंगे तो हमें पता था, इसको इतना बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है वो डिफरेंट है। ठीक है, एवरी लॉक हैज़ अ की का जो मतलब होता है कि हर ताले की चाबी होती है। तो यहाँ पर जो इसका सीधा सा मतलब है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। आपकी हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के रूप में उसकी भी कोई ना कोई चाबी होगी। तो कहने का मतलब है, देखिए, प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है। उसके जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी रहती हैं। और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आज आपने सॉर्ट आउट किया तो कल नहीं आएंगी। वो जस्ट एक गेम का लेवल है, समझ लीजिए आप। आज आप खेलते हैं एक लेवल पे तो वहाँ कम चुनौती हैं, कल उठते हैं सुबह फिर से दूसरे लेवल पहुँच गए तो वहाँ इसके मुकाबले जो है चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप जीवन में बढ़ते जाएंगे, पर जो मेरा कहने का मतलब है आपकी क्षमता उसमें है। कभी भी अपने आप को सरेंडर ना करिए किसी चुनौती के सामने। नहीं आता पढ़िए, तरीके बदलिए, उसकी चाबी ढूंढिए। अगर नहीं समझ में आता, कुछ लोग अक्सर ये कहते हुए मैंने सुना है, मुझे नहीं आता इसको या मुझे नहीं आएगा। डिसाइड ये करना कि मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं आता, आपने प्रयास कितना किया। ठीक है, फिर भी उन सब की तरफ जाते हुए नहीं, एक छोटा सा मतलब इतना ही है कि जब भी आपको ये लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, बस वो आपको ढूंढना है। ये बात अलग की है। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं, ये मोटिवेशन आज का। तो इसी मोटिवेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। चलिए, व्यापार क्या होता है ये पहले बता दूं, बेसिक जानकारी है। व्यापार छोटे से शब्दों में बोलूँ, एक मोटा आपको बता दूं कि व्यापार का मतलब होता है कि क्रय विक्रय करना। किसके लिए? पूंजी के लिए। पूंजी के लिए किसी चीज़ का क्रय विक्रय करना जिसमें उसका स्वामित्व चेंज होता रहे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मान लीजिए बॉल खरीदना चाहता हूँ, बैट खरीदना चाहता हूँ, हॉकी का कुछ भी मैं खरीदना चाह रहा हूँ, मैं बुक खरीदना चाह रहा हूँ। तो बुक कहने का मतलब क्या है कि जो व्यापारी है, एक व्यक्ति ऐसा जो मैं आखिरी क्या हूँ, उसका उपभोक्ता एक तरीके से मैं आखिरी तरीके से उसको लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुई होगी, जहाँ बन रही होगी, जब वहाँ से गई होगी किसी रिटेलर के पास में, वहाँ से उसने भेजा होगा किसी के पास में, तो ऐसे से जो चैन के थ्रू आई होगी, तो एक तरीके से वो उसका क्या हुआ, मालिकाना हक चेंज होता रहा। ठीक है, वाणिज्य की बात कर लूँ तो उसी में आप क्या है, पैसे के लेन देन को मिला दीजिए, तो वही व्यापार और वाणिज्य का एक छोटा मोटा उदाहरण है। बहुत ही सटीक नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए पर्याप्त है। चलिए, व्यापार वाणिज्य का मतलब आप समझ गए कि व्यापार करते थे। व्यापार का वही देखिए, वहाँ पर पुरोहित वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था भाई, उसमें तो नहीं कह सकते कि वो लोग बहुत व्यापार करते रहे होंगे, फिर भी अपने अनाज वगैरह तो बेचते ही रहे होंगे। एक व्यापारी का काम वो भी तो करते रहे होंगे बीच में। लेकिन मैं बात कर लूँ कि वहाँ जो पुरोहित वर्ग था, वहाँ पे जो समृद्ध वर्ग था, बिजनेसमैन। ठीक है, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन तरीके से मान लीजिए। तो जो एक तरीके से एलिट क्लास था, वह व्यापार करता था। इसके आप अब ये हमसे पूछ सकते हैं कि इसके प्रमाण क्या है भैया, इसके आप मुझे प्रमाण बताइए तो मैं मानूँ कि ये व्यापार करते थे। तो व्यापार करने का जो प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हाँ, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ व्यापार, इनकी जो समृद्धि का स्रोत था। समृद्धि का स्रोत मतलब समझते हैं कि अधिकतर आपने सुना होगा कि ही इज़ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब बड़ा पैसा उसके पास है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस में पैसे, या आप समझ सकते हैं आप पैसे ज़्यादा बना सकते हैं कंपेरेटिवली टू
नौकरी के। तो बिजनेस अगर सक्सेस होता है, आप अच्छी लाइन में जुड़ जाते हैं, तो उनकी जो समृद्धि का स्रोत था, ऐसे नगर बनाए थे उन्होंने, इतना ज़्यादा वो विकसित थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ आय का स्रोत तो रहा ही होगा, जिसकी वजह से वो इतने विकसित हुए। तो उनका व्यापार का क्या था, व्यापार उनकी जो समृद्धि का मेन सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इसके प्रमाण की। प्रमाण भी प्रूफ, अदालत चल रही है, सीआईडी साहब आप प्रूफ बताइए क्या है, आपने गए खोदे, जो भी हैं इतिहासकार उन्होंने खुदाई जो की, उनको ये चीज़ें मिली। देखिए लोथल का गोदीबाड़ा मिला है। लोथल क्या मिला है, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब एक पत्तन मिला है उनको, बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ सभी लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, जहाँ पर नाव के ठहरने और रुकने की व्यवस्था की जाती है। नाव की ठहरने या रुकने की व्यवस्था, उसको बंदरगाह बोला जाता है। यानी वहाँ से सामान जो है, सामानों को भी किस पे, नाव पर लोड किया जाता है और वहाँ से समुद्री मार्ग से व्यापार होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ, मिट्टी का खिलौना मिला है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी और कांस की 2 पहिए वाली गाड़ी है। ये मिट्टी की जो खिलौना गाड़ी है, ये भी 2 पहिए वाली है, और जो कांसे की हमें 2 पहिया गाड़ी मिली है, कांसे की 2 पहिया जो गाड़ी मिली है खिलौने वाली, ये दोनों खिलौने वाली गाड़ियाँ मिली हैं हमें। तो हमने क्या कहा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई खिलौना बना है तो उसका बड़ा प्रारूप भी वहाँ रहा होगा, उसको देख कर के लोगों ने खिलौने बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ पर गाड़ी थी, सामान वामान ढोने के लिए गाड़ियाँ थी, यानी कि आप कोई सामान रखिए उस गाड़ी पर और ले आइए। अब 2 पहिया गाड़ी थी, जायज़ सी बात है कि वो 2 पहिए से चलेगी नहीं, उसके लिए या तो बैलगाड़ी होगी, बैल से खींचा जाता रहा होगा उसको, और जो 4 पहिए वाली गाड़ी है उसको भी बैल से खींचा जाता रहा होगा। और गोबरदार बैल का एग्जाम्पल तो हमें मिल ही चुका है, जो मोहरों पर मैंने अंकन बताया था आपको, अगर आपने वीडियो ठीक से देखी है तो, पुरानी वीडियोज़। चलिए आगे बात कर लें, तो हमें चहुंदड़ों से भी क्या मिला है, 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली है। चहुंदड़ों से 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली है। ठीक है, एल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया मिला है। एल्वेस्टर पत्थर का हमें एक बड़ा सा पहिया मिला हुआ है, जो हो सकता है उसी गाड़ी का रहा हो। ठीक है, अवशेष के रूप में हमें मिल गया हो, ना उसका वो ज़्यादा खराब हुआ हो या समय के साथ वो ना परिवर्तित हुआ रहा हो। तो वो हमें क्या था, एक पत्थर मिल गया, जो कहाँ से मिला, हमें लोथल से मिला। ठीक है, और व्यापार का जो मेन केंद्र माना जाता था उसको लोथल को माना, ध्यान रखिएगा। लोथल जो था, लोथल में ही हमें क्या मिला था, गोदीबाड़ा मिला था, जो कि मैंने एक पत्तन के रूप में, पत्थर कह लीजिए, बंदरगाह कह लीजिए, डॉकयार्ड कह लीजिए, आप अपने हिसाब से, तीनों नाम एक ही हैं। तो लोथल में हमें क्या मिला भैया, कि एक एल्वेस्टर का पत्थर मिल गया, और बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले हमें, ये मिले हैं बनावली से। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि बैलगाड़ी के पहिए के निशान जो मिल गए हमें रास्तों पर, तो उसके लिए तो अब कहना ही क्या है, मतलब यहाँ से गाड़ियाँ गई होंगी। अब गाड़ी गई होंगी यहाँ से, तो आप फिर अपना वही दिमाग लगाइए कि यहाँ से अगर बैलगाड़ी गई है तो बैलगाड़ी कुछ सामान लेकर ही गई होगी। तो कहने का मतलब है कुछ सामान आता रहा होगा लोथल में, बंदरगाह पे उतरता रहा होगा और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुहर पर नाव का चित्रांकन, जैसे हमने अभी कहा जलीय मार्ग से व्यापार होता था, ये कैसे पता चला हमें, ये हमें नाव का चित्रांकन मिला है मोहरों पे। तो मोहरों पे अगर नाव मिली है, इसका मतलब उस समय नाव भी होती रही होगी, और नाव कहाँ चलती है, भी पानी में चलती है, ये भी आपको पता है। तो मोहरों पर किसका मिला है, नाव का चित्रांकन मिला है। मोहनजोदारो से बात कर ले, मिट्टी खिलौना नाव मिली है। यहाँ मैंने 5 लिख रखा है छोटा सा, इसका मतलब होता है 5 टाइप की खिलौना नाव मिली है। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, फिर भी इतना ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग ऐसे थे, एक समझ के तौर पे आपकी, कि ऐसा नहीं था कि भाई एक नाव बना दी और बस उसी पे ढो रहे थे। वहाँ ऐसे भी नाव बने हुए थे जिन पे घर बने हुए थे। ठीक है, घरनुमा आकृति बनी हुई है, इसका मतलब वो नाव के मामले में भी एडवांस थे। ऐसा नहीं था केवल नाव बना दिया उस पर आइटम ढो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप निकल के आता है क्या, मिट्टी खिलौना नाव मिली है, कहाँ से, लोथल से। एक मिट्टी के खिलौना की नाव मिली हुई है, तो इसका मतलब नाव तो वहाँ थी, ये कन्फर्म हो चुका है। अब पोत निर्माण नाव द्वारा व्यापार की पुष्टि। पोत निर्माण का मतलब कहता है कि भाई जहाँ पर नाव अगर है तो नाव बनती भी होंगी कहीं पर। ठीक है, ये भी पॉइंट वही फिर बीच में आपके पास आएगा एक बार लौट करके, पोत निर्माण व नाव द्वारा व्यापार की पुष्टि। देखिए नाव द्वारा व्यापार की पुष्टि तो लगभग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर की जो मोहरे हैं और वहाँ के जो खिलौने मिले तो वो नाव के तरीके से मिले, तो हमें पता चल गया कि नाव से ही व्यापार करते रहे होंगे। ऐसा नहीं था कि केवल नाव से होते रहे होंगे। बैलगाड़ी मिलने से ये भी हमें साक्ष्य मिल गए कि वो लोग थल से भी, जल से भी और थल से भी, दोनों माध्यमों से वो क्या व्यापार करते थे। लेकिन पोत निर्माण मतलब होता है कि भाई वहाँ पर जो नाव का निर्माण होता था,
नाव का कहीं ना कहीं निर्माण होता रहा होगा, ऐसा तो नहीं नाव चल रही है खराब ही नहीं होती होंगी, या नाव बन रही है कहीं पर उसको उतारने से पहले। तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा से मिले हैं। गोदीवाड़ा कहाँ? लोथल से। इसके साथ गोदीवाड़ा लोथल से मिले हैं। ठीक है, ये आपको मैंने प्रमाण दिए। इतने सबूतों के मद्देनजर आप क्या कह सकते हैं कि भैया वहाँ पर व्यापार होता था, व्यापार वहाँ के लोग करते थे, ये आप कह सकते हैं। मैं बात करूं कि भी व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार करते किससे थे? देखिए, व्यापार जो थे सिंधु सभ्यता में वो दोनों तरीके का था, अंतर्देशीय था और अंतर्राष्ट्रीय भी था। अंतर्देशीय मतलब अपने देश के अंदर, ठीक है, अपने देश के, मेरा तात्पर्य ये है कि सिंधु सभ्यता के जितने लोग थे वहाँ के, उनकी वो उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर करते थे ये, ठीक है, कहीं बाहर नहीं आते थे। जितने भी आपने बताया ना, उनका जो एरिया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर करीब जो मैंने एरिया बताया था, वो उस एरिया के उस दायरे में व्यापार करते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अब आप समझ लीजिए कि उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उनकी समकालीन मैंने आपको सभ्यताएं बता दी थी। कौन सभ्यता बताई थी? मैंने मिस्र सभ्यता बताई थी, मैंने आपको मेसोपोटामिया और चाइना की सभ्यता बताई थी। चाइना की सभ्यता से हमें उतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है व्यापार का, लेकिन मिस्र की सभ्यता में भी हमें ज़्यादा नहीं मिला है। हमें जो ज़्यादा जानकारी मिली है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली है। ठीक है, उसका कारण भी क्या है वो बताएंगे हम आपको। चलिए ठीक है, हमने क्या कह दिया कि भैया ये तो हमने आपको साक्ष्य मिल गए कि पहिया गाड़ी मिल गई, नाव मिल गई, इसका मतलब क्या होता रहा होगा? वहाँ पर व्यापार होता रहा होगा, लेकिन अंदर के तौर पे, अंदर के तौर पे मतलब अंतर्देशीय तौर पे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, वो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया पड़ता कहाँ पर है? आज के इराक में पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा मैंने मैप बनाया हुआ है यहाँ पर, इस मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी मैंने आपको कहा था अपने घर पे छोटा मोटा मैप लगा के रखिए, नहीं हो तो मोबाइल के थ्रू जाइए, मैप जरूर देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैप आपका एक पेपर वेट का काम करता है। जो भी आपके डाउट फड़फड़ाते रहते हैं ना, उस पर आप क्या कर दीजिए, मैप का पेपर वेट रख दीजिए, तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने अगर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे तो किससे करते थे? ज़्यादातर साक्ष्य में किससे मिले हैं? मेसोपोटामिया से मिले हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख या हमें जो वहाँ की जो लिपि मिली वो तो हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने का प्रयास भी किया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि को क्या किया जा चुका है? पढ़ा जा चुका है। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि को क्या डिकोड किया जा चुका है। तो अब हमें क्या मिलता है वहाँ से कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ पर उर, जैसे हमारे यहाँ गोदीवाड़ा मिला है, वहाँ पर उनका एक उर बंदरगाह था। क्या था? उर बंदरगाह। ठीक है, उर बंदरगाह से वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, ये मिला हमें। वहाँ हमें अभिलेखों द्वारा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अभिलेखों द्वारा मिला हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो व्यापार उनका होता था वो सारगोन काल में होता था। किस में होता था? सारगोन काल में। सारगोन काल मतलब सारगोन के शासन काल में कोई सारगोन रहा होगा, उसके बारे में हम अगर विश्व की जब सभ्यताएं अगर मान लीजिए होता है तो उसके बारे में हम अलग से चैप्टर रखेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि सारगोन के काल में क्या होता था? व्यापार होता था मेसोपोटामिया में। जब यहाँ पर आपकी सिंधु सभ्यता थी उस समय क्या वहाँ पर सारगोन काल में वो लोगों ने व्यापार किया, जो अभिलेखों द्वारा हमें जानकारी मिली है लिखित दस्तावेज के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, वो लोग व्यापार करते किससे थे? वो लोग व्यापार करते थे दिलमुन, मगन और मेलुहा से। किससे करते थे? दिलमुन से करते थे, मगन से करते थे और मेलुहा से करते थे। देखिए, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिंधु घाटी, आप ये पूछेंगे कि भी सिंधु घाटी सभ्यता से तो ये लोग व्यापार कर ही नहीं रहे हैं। किससे नहीं कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार कर ही नहीं रहे। लेकिन मैंने फिर कहा, अपना दिमाग और तेज करिए, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? हमने दिया। हमने झगड़े लड़ाई किए हैं, इतने 4-4 ठो नाम दे दिए हैं इसके। इतिहासकारों ने कहा नहीं इसको ये रखो, ये रखो। नाम सिंधु घाटी सभ्यता तो थी नहीं। ये जो जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने रखे हुए हैं इसके। ठीक है, ये इसका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में खुदाई हुई तो हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। तो कोई वहाँ जो थोड़ी ना उस टाइम के लोग भी बोलते होंगे नहीं हड़प्पा है हमारा ये है, इतने तो दूरदर्शी थे नहीं वो। कहने का जो मेरा मतलब है कि भाई ये नाम हमने दिया है। ये लोग व्यापार करते थे किससे? दिलमुन से करते थे, मगन से करते थे और मेलुहा से करते थे। 3 लोगों से करते थे। अब इन्होंने क्या लिखा है भाई, दिलमुन शब्द जो यूज हुआ है, जब हमने इसको डिकोड किया, जो वहाँ के लोगों ने जो अभिलेख मिले उसको डिकोड करते गए, तो डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि दिलमुन जो है वो बहरीन के लिए यूज करते थे। ये रहा आपका इराक, यही बहरीन पड़ता है, बहरीन द्वीप पड़ता है एक, तो वो बहरीन के लिए दिलमुन का यूज करते थे। बात करूँ मगन की, मगन किसका नाम उन्होंने लिया है? यहाँ मगन नाम लिया उन्होंने ओमान का। ये रहा ओमान। देखिए, इराक मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये ओमान है। यानी यहाँ से और यहाँ से वो व्यापार करते थे। 2 जगह हो गया। तीसरा नाम आता है मेलुहा।
देखिए यहाँ में ये इंपॉर्टेंट था सारगोन काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपर लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लोअर के लिए मैं उतना नहीं कहूँगा कि इतना डीपली जाकर के वो पूछता है, वो ऊपर से ही क्वेश्चन ले लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया क्या, ऊपर से गोदीबाड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लोथल व्यापारिक केंद्र क्या था, लोथल, यही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं बात करूँ कि भाई मेलुहा शब्द किया आया है, मेलुहा शब्द जो उन्होंने यूज किया है वो यूज किया है किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों के लिए, यानी हमको वो लोग क्या बुलाते थे, मेलुहा बुलाते थे हमको, इन द सेंस हमारी सभ्यता जो पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वो लोग मेलुहा बुलाते थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये मेलुहा। और उन्होंने अपने जो अभिलेख है उसमें मेलुहा के लोगों के बारे में, दिलमुर और मगन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो जिसके कारण हम ये जान पाए कि नहीं वो ऐसे, मैं आपको किसी पे भाई मान लीजिए घर में बैठे हैं, आपने भी देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे ही बोलें, हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो बड़ा ही गुस्सा करता है, ठीक है, मेरे दाएं तरफ बैठा है, अब उसको हम नहीं कह रहे हैं एक्चुअली में, हम उसकी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको हम टॉन्ट मार रहे हैं, तो वो बगल वाला क्या बोलेगा, नहीं आप हम ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेलुहा के बारे में जो हमें ऐसे साक्ष्य मिले, तो हमने क्या देखा कि नहीं वो तो बोल रहे हैं किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि मेलुहा जो है किसके लिए कहते थे वो लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहते थे, ठीक है। तो और उन्होंने क्या लिखा था कि भाई मेलुहा के जो लोग थे वो कुशल नाविक थे, कुशल नाविक का मतलब नाव चलाने में बड़े अच्छे थे वो लोग, तो कुशल नाविक हमारे यहाँ के लोगों को कहा गया था कि मेलुहा, क्योंकि हमारी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी और उससे सहायक नदियों के किनारे ही बसी थी, तो हम लोग नाव के किनारे, नदियों के किनारे बसे होने की वजह से ये हमें एडवांटेज मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भौगोलिक दशाओं से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या थे, कुशल नाविक भी थे, उनका कहना था ये, उन्होंने अपने अभिलेखों में किया था, ठीक है। अब मैं बात करूं तो हमें जो क्या मिला था, नाव के चित्र का अंकन और मेसोपोटामिया की मुहर, क्या मिली थी, नाव के चित्र का अंकन और मेसोपोटामिया की मुहर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है, ये देखिए, ये आता है मेसोपोटामिया की मुहर। अब आपकी किसी दूसरे राज्य की मुहर, दूसरे सभ्यता की मुहर आपकी कहाँ मिल जाती है, आपको मिल जाती है भैया लोथल में मिल जाती है। मुहर कहाँ की थी, मेसोपोटामिया की थी, मिलती कहाँ पर है, लोथल में। इसका मतलब क्या समझा जाता है, मतलब ये समझा जा सकता है कि वो सभ्यता क्या थी, उस सभ्यता से इस सभ्यता कुछ लेना देना तो था ही, अगर मुहर वहाँ मिल रही है। और मेसोपोटामिया में भी क्या देखा गया था कि नाव के चित्र का अंकन, वहाँ की भी जो चीज़ें थी उनमें नाव के चित्र का अंकन मिलता है। तो यानी ये से सिद्ध होता है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग भी व्यापार करते थे, उनका व्यापार कहाँ होता था, हमारे यहाँ से उनका व्यापार होता था, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ तो इसमें हो सकता है आपको ये नीचे पॉइंट ना दिख रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ यहाँ का पॉइंट, ठीक है। इतना मैंने आपको जानकारी दे ही दी है, तो मैं ये जानकारी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए, अब मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है कि जो एक समान नाप तोल के बाट मिले हैं, एक समान नाप तोल बाट मिले हैं। चलिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई मेसोपोटामिया में भी वही बाट मिले हैं, उसी टाइप के बाट मिले हैं जैसा हमारे यहाँ मिले हैं। बाटों के टॉपिक पे भी मैं आऊँगा कि बाट कैसे थे हमारे। तो बाट मिलने का क्या तात्पर्य रहता है, जैसे आप मान लीजिए भारत में ही हैं, तो भारत में 1 kg का बाट क्या है, अगर आप चाहे नीचे जाएंगे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ भी 1 kg का बाट वही मिलेगा आपको जो आपको मिलेगा, आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको 1 kg के बाट सेम मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि हम जब व्यापार करते हैं किसी चीज़ का, तो बाटों का जो बाटों की जो एक मानक है वो सेम रहता है सबके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, बाट का जो मानक था वो सेम था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि भाई मेसोपोटामिया और हमारे संबंध अच्छे थे, या वहाँ से हम व्यापार करते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे बाट और उनके बाट क्या मिले हैं, जो समान उसके मिले हैं, नाप तोल के मिले हैं, ठीक है। दूसरा है एक हाजा पक्षी का, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, और ये जो मेलुहा के बारे में, तो मेलुहा के बारे में जब जानकारी दी है तो उन्होंने एक हाजा पक्षी का उल्लेख किया है, हाजा पक्षी का उल्लेख। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मुझे किसी चीज़ को किसी को बोलना हो अपने परिवार में, नहीं वो बहुत गुस्सैल है उसके, और कोई पूछे मुझसे नहीं वो कौन आदमी है, तो मैं बोलूँ नहीं उसके जो है बाल अभी कटवा के आया है या बाल कटे हुए हैं,
ठीक है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ऐसा मैं उसको ना बोलूँ एग्जैक्ट में, उसके कुछ वर्णन दूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया था, एक हाजा पक्षी का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि बड़ा सुंदर पक्षी है, और ये पक्षी जो हमारे यहाँ का मोर है, ये पक्षी क्या है, मोर है। तो इस मोर से इसकी क्वालिटी मिलती है, सारी क्वालिटी क्या है, मिलती है। तो जायज़ सी बात है कि मेसोपोटामिया के लोग आए रहे होंगे और उन्होंने क्या, मोर को देखा रहा होगा। मोर जब देखा है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मोर का कहीं पर जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन जो हाजा पक्षी का जिक्र मिला तो वो हमारे यहाँ क्या, मोर मिलते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि भाई मोर पक्षी जब उन्होंने देखा होगा उसमें पसंद आया होगा। भाई मोर पक्षी ही ऐसा है कि हर किसी का मन मोह लेता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब अपने अभिलेखों में इस पक्षी का जिक्र भी किया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे तभी तो देखा होगा, तभी जिक्र किया होगा। तो मेसोपोटामिया से हमारा कुछ न कुछ संबंध था, व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ, एक और CID टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तांबा में निकिल की मात्रा समान, तांबा में समान निकिल की मात्रा, तांबा में समान निकिल मात्रा। ठीक है, तांबे में क्या होता है, निकिल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम और Cl NaCl मिला करके नमक बनता है ना, उस तरीके से आप तांबा जब पढ़ेंगे तो उसमें निकिल भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो तांबा की बात करूं तो तांबा में क्या था कि जो निकिल की मात्रा थी वो समान थी। ये मैं तांबा की जो बात कर रहा हूँ, जैसे जो तांबा आपके यहाँ मिला और जो तांबा किसके यहाँ मिला, मेसोपोटामिया में मिला। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ मैं आपको, मान लीजिए आप दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों लोग, घर के दोनों लोग क्या किए, एक गया भाई बाजार से मिठाई खरीद के ले आया और एक गया दूसरे बाजार से मिठाई खरीद के ले आया। दो लोग गए और मिठाई में क्या लेके आते हैं, लड्डू लेके आते हैं। अब दोनों लोगों ने लड्डू खोला तो दोनों सेम साइज के एक तो लड्डू हैं, दोनों में समान चीनी पड़ी हुई है, दोनों में समान आइटम पड़े हुए हैं। अब आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप दिमाग लगाएंगे या तो इसका हलवाई एक है, ठीक है, या तो उसका भी हलवाई एक है और इसका भी हलवाई एक है, या तो इन दोनों लोगों ने, इन दोनों दुकानों ने वहीं से लड्डू खरीदे हैं। कहाँ से खरीदे हैं, एक ही जगह लड्डू खरीदे हैं। तो वही चीज़ यहाँ बात निकल के आती है भी, CID साहब दिमाग लगा मतलब जो हमारा दिमाग अगर हम लगाते हैं, क्योंकि तांबा हमें जो यहाँ से मिला और जो हमें वहाँ से मिला, कहाँ से मिला, मेसोपोटामिया से, उसकी मात्रा क्या थी, समान थी। तो कहने का मतलब है कि अगर तांबा, मान लीजिए हम तांबा क्या हमारे यहाँ भी होता था, तांबा हमारे यहाँ भी हुआ करता था, लेकिन हम मंगाते थे ओमान से, आयात करते थे तांबा को। तो तांबा अगर ओमान से लाया था तो वो भी ओमान से ही मंगवाते थे, या अगर हमारे यहाँ था तो हमारे यहाँ से ही ले गए होंगे, या उनके यहाँ था तो उनके यहाँ से हम लाए होंगे। बहुत सारे इसके विकल्प, प्रायिकताएँ बहुत सारी हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत सारी बन सकती हैं। तो इससे भी एक डाउट गया कि नहीं भैया हमारे व्यापार उनसे हुआ करते थे। तो व्यापार के बारे में मैंने आपको इतने सारे जो हैं तथ्य रखे हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे व्यापार नहीं होते थे, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने के लिए जगह मिलती रहे। आई होप कि आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, बैक करिए, पोस्ट करिए और उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए। फिर भी बात कर लें व्यापार, तो व्यापार में हमने देख लिया कि वो लोग दोनों व्यापार करते थे, अंतर्देशीय और विदेशी। ठीक है, अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार करते थे, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय जो भी दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब मैं बात कर लूँ, चलो व्यापार तो करते थे ठीक है, लेकिन व्यापार होते कैसे था उस समय, ध्यान रखिएगा कि मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। मुद्रा का क्या था, कोई प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो क्या ले दे के करते थे, क्या ले दे कर वो लोग व्यापार करते थे। तो जब व्यापार करने की बात आती है तो वहाँ पर सिक्के के प्रमाण नहीं मिले हैं ना, इस वजह से हमने क्या कहा था कि मुद्रा का प्रचलन नहीं है। अब वो लोग व्यापार कैसे करते थे भाई, व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अब किसी को सामान बेचोगे तो उससे लोगों क्या। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है कोई चीज़ का सिस्टम, प्रणाली लिख दिया मैंने, प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं को विनिमय मतलब होता है बदलना। ठीक है, हम और आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर कभी किया भी होगा, हो सकता है ये चीज़ें कि भाई मेरा बदल के तुम अपना ये ले लो, मुझे अपना ये दे दो। ठीक है, या हो सकता है कि स्कूल के दौरान जब होता नहीं था कि भाई हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं, आप तो होमवर्क कंप्लीट करा दे
और मैं तुझे चलो एक चॉकलेट खिला दूंगा। बच्चे जब हुआ करते, छोटे हुआ करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेमोरीज़ में आपके होंगी। तो वहाँ पर भी आपने व्यापार किया है। मैं आपको बोलूँ, आपने बचपन में भी छोटे, तो जब छोटे थे तब भी आपने व्यापार किया है। व्यापार किया कैसे कि जब किसी दोस्त ने कहा यार मेरा होमवर्क या असाइनमेंट नहीं कंप्लीट है, तुम कंप्लीट कर दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। अब आपने क्या किया, जो होमवर्क कंप्लीट किया उसके बदले में एक चॉकलेट, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। आपको अपनी मनपसंद की चीज़ मिल गई, उसको अपनी मनपसंद की चीज़ मिल गई। तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। गांव में कभी आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो एक बहुत बोलते हैं ना बुढ़िया के बाल टाइप में, तो कुछ लोहे का सामान लेता था, आते हैं अभी भी लोग आते हैं, लोहे के सामान लेते हैं और उसको देते हैं। तो वो पैसा नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि लोहे का सामान अपने घर से ले आओ। और तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ दे देते हैं, ठीक है। लोहे का पड़ा है, उठा करके पकड़ा दिया और बताते नहीं है बच्चे, अधिकतर गाँव ग्रामीण इलाकों में देखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो यही प्रणाली है, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था। हो सकता है वो लोग सोना चांदी या कुछ भी और चीज़ें लेते रहे होंगे, ठीक है। उनका ये सिस्टम था, लेकिन वहाँ मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि ऐसी मुद्रा कोई पाएगी, सिक्का पाया गया, नोट पाया गया हो 100 रुपये का, 50 रुपये का, ऐसा नोट कुछ भी नहीं पाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था या व्यापार कैसे होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, सिक्कों द्वारा होता था, या कुछ अपना कुछ सामान बनाया गया था उन्होंने कि इस सामान के रूप में होता था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, मुहर ले लेता हूँ, ठीक है। मुहर छाप लगाने की प्रथा थी, उस समय मुहर छाप लगाने की प्रथा थी, यानी जैसे आप सामान दे रहे हैं, जैसे आपने एक बिस्किट खरीदा मार्केट से, बिस्किट के ऊपर क्या लिखा रहता है, पार्ले जी का एक मुहर है कि नहीं है उसके ऊपर। वहाँ पर ऐसी तो कोई कंपनी हुआ नहीं करती थी, ना कोई नाम, तो वहाँ पर लोग मुहर रखते थे इस चीज़ों के लिए। कोई आया सामान, अपने यहाँ सामान निकाला, उस पर मुहर लगा दी, तो मुहर छाप होने की प्रथा थी। और इसका प्रमाण हमें क्यों मिला, क्योंकि लोथल से हमें क्या मिलता था, मुहरबंदी प्राप्त हुई। मुहरबंदी वही मुहर स्टाम्प, एक स्टाम्प प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, मार दिया उस पर, ठीक है। सामान पैक किया और सामान के ऊपर एक मुहरबंदी लगा दी, जिससे ये पता चल गया कि सामान लोथल का है या सामान सिंधु घाटी का है या जहाँ का भी है। आपने ये प्रणाली वहाँ पर यूज हुआ करती थी। बाट का प्रयोग करते थे, मैंने आपको बताया था अभी कि एक समान बाट का प्रयोग हुआ था। बाट, ध्यान रखिएगा, बाट के बारे में जो क्वेश्चन बन जाता है, बाट से जो क्वेश्चन बनता है, पहली चीज तो ये जो बाट होते थे वो पत्थर के होते थे। किसके होते थे, चर्ट पत्थर के होते थे। प्रस्तर लिखो चाहे पत्थर लिखो, चर्ट प्रस्तर के होते थे, ठीक है। दूसरा 16 के गुड़ज में होते थे, 16 के गुड़ज में। अब आप 16 के गुड़ज में मानेंगे तो 16 गुड़ज का मतलब था कि 16, 32, 64, 128, इस टाइप से ये लोग, ठीक है। पुराने चीज़ों में 1 पैसे के 4 आने की प्रथा थी जब, ठीक है, आने जब चला करते थे तो उसमें कुछ इससे मिलता जुलता है ये, ठीक है। 16 आने तब चलते थे तो उससे कुछ मिलता जुलता लगता है ये, लेकिन फिर भी उतनी जानकारी मैं नहीं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, लंबा नहीं खींचेंगे अपनी इस चर्चा को। हम ये बताते हैं कि बाट जो थे वो 16 के गुड़ज में थे, यानी किसी को कोई सामान लेना हो तो कितने मिले, 16 में। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पर कुछ छोटे पत्थर मिले हैं, तो लोगों का मानना ऐसा कि या तो छोटे पत्थरों से भी ये छोटे बाट भी मिले हैं। तो मानना यह था कि 16 में आपको कुछ और जोड़ना है, 4-5 और जोड़ने हैं, तो उसके लिए वो बाट का प्रयोग किया जाता था। यानी दशमलव के लिए, यानी 16 पॉइंट आपको लेने हैं, 5 लेने हैं मान लीजिए, तो या कुछ भी लेने हैं आपको, 16 से या 17 लेने हैं आपको, तो 16 का वो बाट हो गया और 1 का बाट हो सकता है अलग से। वहाँ पर छोटे बाट भी मिले हैं, ऐसा नहीं कि 16 ही किलो लेना है आपको, छोटे बाट भी मिले हैं जो दशमलव को इंगित करते हुए बनाए गए हैं या किसी और माध्यम से। लेकिन हमें क्या है कि जो बाट, मेन बाट हमारे मिले हैं वो 16 के गुड़ज में मिले हैं। क्वेश्चन बन जाता है बाट से, पहला तो बनता है चर्ट पत्थर से, दूसरा बनता है 16 के गुड़ज से। क्या बनता है, 16 के गुड़ज से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और ये बन गया, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, ये तो सारी जानकारी हो गई, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक समान हमने यही बता दिया आपको, ठीक है। और बताना क्या बाकी रह गया आपको, हाँ, ये जो हमने आपको बताया, ये मेसोपोटामिया से बताया ना मैंने क्या बताया आपको, मेसोपोटामिया से बताया। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इससे मिस्र है, ठीक है। तो मिस्र से क्या था कि एक हमें मिट्टी की मम्मी मिल रखी थी, ठीक है, हमें मिट्टी की मम्मी मिली है, मिट्टी की मम्मी,
तो मम्मी का जो अधिकतर आता है उल्लेख, वो आता है मिस्र की सभ्यता में। आप लोगों ने हो सकता है कुछ मूवीज़ देखी हो, उस पर कुछ आपने डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ कुछ भी देखी रही होंगी, आप उसके बारे में जानते हो कि तुम पिरामिड वगैरह और जो इसकी मम्मीज़ वगैरह की जो उल्लेख हैं वो मिलते हैं यहाँ पर मिस्र से। तो मिस्र से हमें ज़्यादा जानकारियाँ तो अभी तक नहीं इकट्ठा हुई हैं, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है हमें केवल मिट्टी की मम्मी मिली है। तो या तो इन लोगों को मिस्र के बारे में इन्होंने सुना होगा, व्यापार का तो बहुत ज़्यादा पुष्टि में नहीं कर सकता, या अभी तक नहीं हुई है किसी उस उल्लेख में। लोग कहते हैं कि मिस्र से भी व्यापार होता था, इतिहासकार कहते हैं, लोगों से मेरा जो तात्पर्य है। तो कहने का मतलब है कि जो मिस्र की मम्मी, मिट्टी की जो मम्मी मिली है, इसका संबंध था मिस्र से, ठीक है। लेकिन अभी तक इसकी उतनी पुष्टि नहीं हुई है और क्वेश्चन भी इस पर ज़्यादा बनता नहीं है, बनता है मेसोपोटामिया से। किससे बनता है? मेसोपोटामिया से, ठीक है। चलिए अब हम इसको मैप से समझ लेते हैं एक बार। मैप से समझना थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है कि जब मैं किसी चीज़ को विजुअलाइज करके आप देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं 1 घंटे की आपको कहानी बता दूं, उसको एक मूवी बना के दिखा दूं, तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी इन कंपैरिजन टू जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर भी प्रयास ये रहता है कि इतना ही सरल तरीके से बताया जाए कि आपके दिमाग में वो बैठता चला जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस क्रम में हम और आपको बात करें तो अब हम यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक मैप बनाया हुआ है। मैप आप देखेंगे तो ये भारत है, ये यहाँ पर इससे लगा हुआ पाकिस्तान है, ये सिंधु नदी है, येलो लाइन से जो मैंने खींची है वो सिंधु नदी है, ठीक है। बात कर रहा हूँ, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यहाँ पर कतर और बहरीन, ये दोनों इसी रास्ते में ऐसे पड़ जाते हैं। यूएई, कतर, बहरीन, ये सब ऐसे पड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार था। तो मेसोपोटामिया आपका ये इराक वाले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लीजिए मैंने मेसोपोटामिया बना दिया, सुमेरियन सभ्यता से कहा जाता है, ठीक है। अब मेसोपोटामिया से जो आपका व्यापार होगा, मेसोपोटामिया का व्यापार अगर आपसे करना है तो ये आपका केवल ये जल है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैं थोड़ा सा इससे बता देता हूँ इसको। ये सब क्या है? जल है। ये अरब सागर है, फिर फारस की खाड़ी है, फिर ओमान की खाड़ी है, ये सारा पानी है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आप लोगों ने कभी कभी ये दिमाग में नहीं आता कि यार जल से ज़्यादा व्यापार काहे करते हैं, थल से भी करना चाहिए इनको, ठीक है। तो जल से व्यापार का मतलब क्या होता है? जल व्यापार का मतलब क्या होता है, या समुद्री व्यापार मैं कह लूँ, समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार क्यों होता है? समुद्री व्यापार के बारे में, समुद्री व्यापार ही क्यों? अधिकतर 70% करीब विश्व में जो व्यापार होते हैं वो समुद्री मार्ग से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, समुद्री मार्ग से व्यापार जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 100 kg की क्षमता आपके ट्रक में है, 100 kg की क्षमता आप बाई एयर भी ले जाएंगे, आपके विमान में है, लेकिन इसी सामान को अगर आप भेजते हैं किससे? समुद्री मार्ग से भेजते हैं, तो ये कम से कम ले जाएगा 1000 kg, इसके 10 गुना ज़्यादा, सोच लीजिए। और ना तो आपको किसी लागत का खर्चा है, उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। देखिए, वो तो प्राकृतिक है, एक प्राकृतिक तरीके से बनी हुई, चुनौतियां हर जगह हैं। लेकिन जल में क्या है? आप जल में किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है, भाई जहाज़ को चाहे 3 दिन खड़ा रखो, ठीक है। अब गाड़ी को क्या है, हर जगह तो आप थल में खड़ा नहीं कर सकते ना, कहीं भी आप रास्ते में जाके रोक दिए। तो कहने का मतलब है कि जो पानी का जो सिस्टम है उसमें क्या है, एक तो सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है कि वहाँ पर जो कैपेसिटी होती है जहाज़ों की, कि कितना भी सामान उसमें आप लोड कर लीजिए। बता तो मैं रहा हूँ कि आप 10 अगर आप 10 kg कर रहे हैं तो उसमें 100 kg मान लीजिए, तो ये बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। और लागत भी बहुत कम आती है। यानी अगर इसको और इसको भेजने में आप मान लीजिए खर्च कर रहे हैं 50,000, 50K खर्च कर रहे हैं, तो इसको मात्र 5,000 में ही खर्च के आपके काम चल जाएगा। समझ सकते हैं? यानी लागत भी कम है। तो इसीलिए अधिकतर देश क्या करते हैं, समुद्री व्यापार को प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं है कि थल से व्यापार नहीं होगा, थल से व्यापार होता है। जहाँ पर समुद्री नहीं है, समुद्र तो हर जगह जुड़ा नहीं हुआ है, तो थल से भी व्यापार होता है, ठीक है। अब मैं आपको इस माध्यम से समझाऊं तो ये तो पूरा अरब सागर है, यहाँ ओमान की खाड़ी पड़ती है इस जगह पर। इस जगह क्या पड़ती है? ओमान की खाड़ी। यहाँ पर क्या पड़ता है? एक हॉर्मुज करके है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। एक सेकेंड में इसको, ये जो मिलते हैं हमें, थोड़ा सा मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। एक तो ओमान की खाड़ी मिली आपको, ठीक है, और दूसरा क्या मिला आपको? फारस की खाड़ी। ये दोनों को बीच में मिलाने वाली एक जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य है, मध्य,
इसको भी समझाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बना हुआ है। जल डमरू मध्य है हॉर्मुज नाम से, ठीक है। हॉर्मुज, हॉर्मुज देख रहे होंगे अब, एक सकरा सा इलाका है यहाँ पर, यहाँ बहुत छोटी सी जगह बची हुई है, छोटी सी, यहाँ पर इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल मतलब पानी, डमरू मतलब ये डमरू के आकार का बन जाता है, जैसे ऐसे डमरू ऐसे ही तो होता है बजाने के लिए, तो ये डमरू हो गया। मध्य का मतलब है दो देशों के बीच में पड़ जाता है, तो ये बीच में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं जल डमरू मध्य, ध्यान रखिएगा। तो और इसका नाम क्या है, हॉर्मुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अगर यहाँ ये बंद कर दिया जाए तो पूरे इस तरफ का व्यापार क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है। अगर ईरान इसको कल बंद कर दे कि भैया नहीं यहाँ से बंद कर दीजिए, तो ये आपका ईरान का सेक्टर और ये मध्य एशिया का सेक्टर थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या करता था कि भैया ये लोग यहाँ से व्यापार, ये ईरान है, इराक है, यहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है। यहाँ से व्यापार करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये लोग आएंगे इस नदी के माध्यम से, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये आपका लोथल यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से इनका ये इस मार्ग से ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आते थे। सुत कांगेडोर जो आपने देखा है, ये भी एक चौराहा माना जाता था, वहाँ भी लोग जाते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ से कोई निकला तो यहाँ तक ही नहीं हो सकता, यहाँ पर भी आकर रुकते हो, फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, इस तरीके से व्यापार था। तो ये व्यापार है, देख लीजिए, जल इनका जल माध्यम से व्यापार यही माना जाता था। ये आपका ओमान है, ओमान से भी हम व्यापार करते थे, ठीक है। हम अभी बताएंगे उसके बारे में भी, थोड़ा सा आपको जानकारी छोटे से देंगे। तो ये जो है यहाँ पर है इस तरीके से, लोथल हो गया। अब क्या है, आज के डेट में कांडला आपका पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, कांडला। ऐसे तो गुजरात में कई सारे पोर्ट हैं, कांडला आपका मेन पोर्ट है गुजरात का। कांडला से व्यापार करते हैं हम। अब इराक में नहीं, यहाँ पर एक ईरान के पास में जो है, इराक में भी व्यापार होता है, लेकिन ईरान के पास में हमने अभी एक चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है, चाबहार, ठीक है। हमने बनाया हुआ मतलब ये है कि ईरान में हमने क्यों बनाया, ईरान में हमने नहीं बनाया, हमने और ईरान ने मिलकर बनाया। कारण उसका क्या था कि भैया पहले तो क्या होता था कि एक तो अफगानिस्तान से कटाव थे हम, तो हमें क्या करना था, ग्वादर जाना पड़ता था। ग्वादर से हम लोग क्या करते थे, ईरान में और अफगानिस्तान में, इनसे सब में क्या करते थे हम, ये ग्वादर से हो करके ही हम इसमें और इस पूरी इस मैप वाली जगह में, यानी मध्य एशिया में हम ग्वादर से पहुँचते थे। यानी हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेल्प लिया करते थे। और पाकिस्तान को पता ही है कि भाई वो कहीं ना कहीं अगर आप उसका फ़ायदा, उसकी हेल्प ले रहे हो, तो वो जायज़ सी बात है कि भाई वो कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट करेगा कुछ मुद्दों पर, ठीक है। तो पाकिस्तान को एलिमिनेट करने के लिए, उसका सहयोग हटाने के लिए, ताकि हम उससे फेस टू फेस हो सकेंगे, क्योंकि कल वो बोलेगा नहीं, व्यापार ही नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसका हटाने के लिए, उसका प्रभाव हटाने के लिए, पाकिस्तान का प्रभाव हटाने के लिए हमने चाबहार पोर्ट किया। अब चाबहार पोर्ट से हमें फ़ायदा क्या मिला, ये हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से अफगानिस्तान और मध्य एशिया को व्यापार कर पाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है चाबहार पोर्ट का। लेकिन अभी ये तो अभी बना है जल्दी में, 2016 की बात है। अभी जो आपका बता रहा हूँ, इराक से ये हमारा व्यापार का रूट है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, व्यापार का रूट, ठीक है। और हमने क्या बता दिया आपको, उससे क्यों करते हैं। अब बात आती है कि भी और कोई टॉपिक तो मेरे हिसाब से बचा नहीं है इसमें का जो इम्पोर्टेंट हो। देखिए, पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से एक बुक बन सकती है, व्यापार और वाणिज्य के ऊपर एक बुक भी बन सकती है। लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें उतनी पढ़नी जिसमें हमें एक अच्छी जानकारी मिल जाए। हम अगर किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर आप देखे होंगे, जब बचपन में हम पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हर एक चीज़ की एक एक चैप्टर होते हैं, लेकिन उसी को पढ़ते जाइए तो हर चीज़ बुक मिलने लगती है। और अब आगे और पढ़ते हैं तो उसी में पूरी एक PhD होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें उतना PhD करना है, इसमें PhD नहीं करना है, हमें एक छोटी जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के लिए भी सही हो। चलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कि हम क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से मंगवाते थे, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि प्रमुख आयात और निर्यात के बारे में, किसके, आयात और निर्यात के बारे में बात कर लूँ। देखिए, आयात निर्यात के बारे में बात करूँ, देखिए हमारे पास अन्नागार बने हुए थे, तो जायज़ सी बात है हम अनाज को भेजते थे, कपास हो गया, ठीक है। हम निर्यात के बारे में बात करें तो जो वहाँ से हमें मिला हुआ है, निर्यात करते थे हम मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता हम पढ़ ही चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि हम मेलुहा से क्या क्या मंगाते थे, ये उन्होंने एक अपने में लिखा हुआ है। तो लाजवर्द मंगाते थे, ठीक है, लाजवर्द मंगवाते थे वो लोग, ठीक है। और उसके बाद सूती कपड़ा मंगवाते थे यहाँ से, ठीक है।
लाजवर्द हो गया, सूती कपड़ा हो गया, मनके हो गया, सीप और वो हो गया शंख की आभूषण हो गया, ठीक है। और एक आता है कार्नेलियन मनके, ये कार्नेलियन मनके, कार्नेलियन मनके, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनके जो थे कैसे थे, कार्नेलियन मनके थे। बर्तन भी हो जाता था आबनूस की लकड़ी, बर्तन आबनूस की लकड़ी। ये हमें मिले हैं कहाँ, मेसोपोटामिया से मिले कि भैया इन सामानों को हम लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया लिखा कि हम इनका आयात करते थे, हम निर्यात करते थे। आयात निर्यात में जिसको डाउट हो थोड़ा सा, जैसे मैंने याद किया था, मैंने क्या था, आयात मतलब आ रहा है, कोई चीज़ क्या आ रही है, आ रहा है, आ है ना इसके आगे तो आ रही है। निर्यात, निर्यात का मतलब क्या है, उसको हम निकाल रहे हैं, नी है ना उसमें, तो इसका मतलब हम उसको निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये सामान हम भेजते थे किसको, ये सामान भेजते थे मेसोपोटामिया को। तो मेसोपोटामिया क्या बोलेगा कि इस इन सामानों का मैं आयात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आ रहे हैं, और मैं क्या बोलूँगा कि इन सामानों का हम निर्यात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जा रहे हैं। तो आयात निर्यात का अगर डाउट रहा होगा तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ छोटी सी जानकारी कि भाई हम क्या क्या सामान और कहाँ से मंगवाते थे, ठीक है, सौराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, ये आपने आपकी कुछ डिटेल्स लिख दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आइटम मंगवाते थे, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये आपका सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान। देखिए दो चीज़ें मैं आपको, एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि ध्यान रखिएगा कि जब भारत व्यापार करता था तो जलीय मार्ग तो आपने देख ही लिया, ये ऐसा नहीं था कि केवल हमने यहीं से व्यापार करते थे, हम ओमान से व्यापार करते थे, ठीक है, हम ईरान से भी हम करते थे, हम पाकिस्तान ये इस प्रांत से भी, अफगानिस्तान प्रांत से भी व्यापार करते थे। अगर आपने ऐसे व्यापार किया तो वो तो आपके कैसे होते जाएगा, ये मैंने बताया ना, ये इलाका क्या है, ये जो इलाका है ये तो अरब का सागर, ये अरब सागर पड़ गया, ठीक है। ये जो इलाका है ये ओमान की खाड़ी बनता है, ठीक है, ओमान की खाड़ी बन जाता है। चलिए, लेकिन जो ये इलाका है ये क्या बनता है, फारस की खाड़ी। तो यानी हम कैसे होते हो जाएंगे, हम अरब सागर से क्या जाएंगे, अगर हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यापार करने में हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ से, मैं यहाँ दे देता हूँ इसे, अरब सागर हो गया, ठीक है, फिर ओमान की खाड़ी जाएंगे, ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, फारस की खाड़ी जाएंगे, फारस की खाड़ी होते हुए तब हम जाते थे कहाँ, मेसोपोटामिया के लिए। अब ऐसा नहीं था कि ये कभी कभी क्या होता था, ओमान और ये लोग क्या मध्यवर्ती भूमिका भी निभाते हैं, मध्यवर्ती भूमिका का भी पूछा जाता है, इसे मध्यवर्ती भूमिका समझते हैं, मंडी देखे हैं कभी, मंडी गए भी होंगे कुछ लोग। होता क्या है कि मध्यवर्ती भूमिका निभाता है मंडी, ठीक है, वहाँ के जो लोग होते हैं मंडी में वो क्या करते हैं कि आप किसान लेकर के आता है और वहाँ एक व्यापारी होता है, किसान लेकर के आएगा और वो लोग क्या करेंगे कि जो उपभोक्ता है वो आएगा वहाँ पर, जैसे हम आम लोग जाएंगे, वो किसानों से आइटम वहीं पर रखाएगा कि भैया ठीक है हम इसको निकलवाते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहा है मंडी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत है वो उनके हिसाब से उनको सेल करवाते रहते हैं। तो वो एक मध्यवर्ती भूमिका, इससे क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि देखिए हम क्या करते थे भाई, हमने मान लीजिए जाना है मेसोपोटामिया के लिए व्यापार करना है, मेसोपोटामिया को आइटम चाहिए, तो ओमान ने कहा भैया हम दिला देंगे आपको, ये क्वालिटी अच्छी है। जैसे आपको मान लीजिए क्या हुआ, आपको मुंबई आए, कहीं कपड़े अच्छे लग गए या कहीं कपड़े अच्छे लग गए, गुजरात गए वहाँ से कपड़े अच्छे लग गए, तो गुजरात का कोई व्यापारी है जो आपकी तरफ भी होगा, वो व्यापारी को कह रहा नहीं मैं आपको गुजरात से दिलवा दूंगा सामान, तो वो क्या करता है, वो बीच में होगा आपके, मान लीजिए गुजरात से और आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, तो उसके बीच का व्यक्ति होगा, तो क्या करता होगा, वो गुजरात से अपने यहाँ मंगवाएगा और आप उसके यहाँ से आराम से उठा के ला जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता रहा होगा कि ओमान, यहाँ पर ओमान, ये जो अरब, यहाँ पर ओमान जो था और ये बहरीन जो था, ये क्या करते थे, आपकी मध्यवर्ती भूमिका में भी आते थे। और अगर आप थल से व्यापार करेंगे तो थल में क्या क्या आएंगे, देखिए मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ सीधे, ठीक है, ऐसे लाइन अगर मैं खींच दूँ तो यहाँ पर ये जो व्यापार है, तो यहाँ पर क्या ईरान आएगा, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान तो हालांकि तब बंटवारा नहीं था, लेकिन तो इसको मध्यवर्ती भूमिका में नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब हम क्या कहेंगे, हम अफगानिस्तान का नाम लेंगे और हम ईरान का नाम लेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान मध्यवर्ती भूमिका में थे उस समय, ठीक है। तो ये लोग मध्यवर्ती भूमिका में थे। जरूरी नहीं है कि सामान मेसोपोटामिया लेके जाएं, हम ईरान में जाके ड्रॉप करके आ गए, मेसोपोटामिया के लोग कहाँ आ गए, ओमान आ गए, या वो जो है ओमान में हमने क्या कर दिया, सामान को रख दिया और वहाँ के लोग कहाँ आ गए, ओमान से वहाँ से सामान लेकर चले गए। तो ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मध्यवर्ती भूमिका में कौन था, ऐसे तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। और हाँ, ये मैं आपको बताने भूल गया। चलिए,
ये आपने नोट भी कर लिया होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। वही टिन हमें जो था वो मिलता था अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा हम मंगवाते थे कहाँ, खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से, ठीक है। सोना की बात कर ले, सोना अफगानिस्तान, फारस और कोलार से। कोलार आपका कर्नाटका से। दक्षिणी भारत भी अगर बोले तो दक्षिणी भारत बोल दे तो आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी भारत भी कभी कभी बोल देता है यहाँ पर। इस कोलार खान कर्नाटका को क्या करता है, दक्षिणी भारत बोल देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चांदी की बात करूँ तो चांदी आपका आता था कहाँ से, चांदी आपका आता था ईरान से, अफगानिस्तान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से, ठीक है। लाजवर्द की बात करूँ तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से आता था। फिलड चट चकमक पत्थर, ये भी लाजवर्द और ये फिलड चट वाला पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे ख्याल से ये तांबा वाला ही पूछा गया है, ठीक है। तो लाजवर्द तो पूछा ही गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लाजवर्द पूछा जा सकता है। मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से हम लोग मंगवाते थे, ये आयातित है, ध्यान रखिएगा, आयातित सही लिखा हुआ, चलिए ठीक है। बात करूँ शंख और सीप की तो सौराष्ट्र से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको जानकारी इसमें जानने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन छूटेंगे इसमें के वो आपके एमसीक्यू में कवर कर लिए जाएंगे। इसके बाद जैसे हम ये सीरीज चला रहे हैं, हम एक एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी, मॉडरेट और हार्ड टाइप में, जो क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में, उनको हम कवर करते हैं उसमें। तो जो लोग ऐसे भी लोग हैं जुड़े हुए हैं हम लोगों से जो केवल क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड है, तो वो लोग, उनके लिए वो बेहद ऑप्शन है। बट जो ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त समय है और यहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये बेहद, क्योंकि अगर आपने ये वीडियोस या जो भी आपने देख ली इसके बारे में जानकारी ले ली तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी और भी लोगों तक ये चीज़ें को पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा जो एक कह लीजिए एक अभियान है, या हम जो चाहते हैं कि भी हम एक चाहते हैं कि हर एक लास्ट रो में खड़े हुए या लास्ट जो है पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हम शिक्षा पहुंचाएं। उसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े स्कूल हैं, जहाँ तक कि मैं एक छोटा सा आपको बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो ऐसा होता था कि बहुत सारे विद्यालय अपने कंपटीशन के या एंट्रेंस के एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों को एडमिशन देने के लिए। होता क्या है कि एक निम्न तबके का या गरीब तबके के ओवर बेटर लड़का नहीं जा सकता वहाँ पे अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड ना हो। तो ऐसा नहीं कह सकता नहीं जा सकता, मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा वर्ग कट जाता है उन विद्यालयों में एडमिशन के लिए। उसके कारण जानते हैं क्या है, क्योंकि जो उनका क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो इतने हार्ड बनते हैं पहली चीज़ तो, और उसमें से वो 90% के एबव लेंगे। देखिए जब एक बच्चे को जो हर सुविधाएँ आपने दे दी, हर एक अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छा टीचर दिया, अच्छे से अच्छी सुविधाएँ दी, अच्छे से अच्छा आपने उसको पोषण मिल रहा है, तो उस बच्चे के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं गांव का बच्चा मार खा जाता है या गरीब तबके का लड़का जो है वो मार खा जाता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि उसके घर में भी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी अपने पेट पालने के लिए उसको कुछ नौकरी भी करनी है और उस समय निकाल के उसको पढ़ना भी है। तो वो कहीं ना कहीं उसको कम्पीट नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो कह देते हैं लोग कि नहीं यहाँ का लड़का ये बन गया, एक्स्ट्रा टैलेंट हो अलग की बात है, लेकिन एक बड़ा तबका कट जाता है उससे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो तेज है उन्हीं को और तेज कर दे रहे हैं, बस मेरा यही मानना है। जो विद्यालय क्या कर रहा है, जो बच्चा पहले से ही तेज है 90% 95% लेके आ रहा है, वो भी ऐसे पेपर में जो आपने इंटर हाई स्कूल का एंट्रेंस है तो इंटर के लेवल का पेपर बना दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि तेज को तेज करने में क्या बड़ाई, ठीक है। तो मेरा जो भी ये आपका कहना है वो इतना सा ही है कि चीज़ों को समझ के पढ़िए। आगे हम क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा और भी कंटिन्यूटी में और लाया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।